मैं मणिकांत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहार शरीफ। आज मैं बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम इसी पे चर्चा करूंगा। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि भाषा क्या है। भाषा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी और हमने ये समझा था कि अपने भावों, अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करने का जो एक माध्यम होता है वही होता है भाषा। उसके बाद हमने चर्चा किया था लिटरेसी, साक्षरता। ये साक्षरता क्या है तो शायद आप लोग समझते भी होंगे ये साक्षरता क्या है। साक्षरता का मतलब जब व्यक्ति कहीं पे अपना अंगूठा का निशान देने के बजाय हस्ताक्षर करना सीख जाता है, रुपये पैसे की गिनती करना सीख जाता है, तो हम उसको लिटरेट बोल सकते हैं, साक्षर बोल सकते हैं। और हमारे यहाँ ये पूरे भारत में एक साक्षरता अभियान चलाया गया था, जिसके तहत गांव में, सुदूर देहात में बूढ़े बुजुर्गों को साक्षर बनाने का प्रयास किया गया था और हम उसमें सफल भी हुए थे। बहुत लोगों को साक्षर किया गया था। अब हमारे यहाँ भी लोग अंगूठा के निशान देने के बजाय अपना हस्ताक्षर कर लेते हैं। यही होता है लिटरेसी। उसके बाद हमने चर्चा किया था मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होता है? जब हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, बोलकर समझा पाते हैं, बोलकर उसको कुछ बोल पाते हैं, तो वही होता है मौखिक भाषा। उसके बाद हमने चर्चा किया था लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब कि हम कुछ लिखकर किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था एप्लीकेशन या कोई चीज़ की मांग होती है तो हम लोग लिख करके अपने पेपर को आगे बढ़ाते हैं, तो वो लिखित भाषा। और तीसरी बात थी सांकेतिक भाषा। तो जब लिखित भाषा और मौखिक भाषा का प्रयोग ना किया जाता है, वैसा जगह जहाँ पे हम लिख भी नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं, तो हम वहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम एक एक कर देखते हैं यहाँ पे कि कक्ष में मौखिक भाव प्रकाशन के समय कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपके क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो अलग अलग मोहल्ले से, अलग अलग समुदाय से, अलग अलग परिवेश से आए होते हैं, अलग अलग वातावरण से आए होते हैं। तो उनका हाव भाव बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। वहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। बच्चे की सोच, बच्चे का बोली विचार, आचार विचार सब अलग अलग होता है। तो वहाँ पे एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या ध्यान देना है या हमको क्या ध्यान देना है, ये देखना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि उच्चारण के अभ्यास के लिए, क्योंकि मौखिक भाषा की बात हो रही है, तो हम वहाँ पे विशेष रूप से उच्चारण की बात करेंगे। जो हम बोलते हैं उसमें उच्चारण क्या गलत है, क्या सही है, उसको देखना है। तो उच्चारण के अभ्यास के लिए अथवा त्रुटियों को ठीक कराने के लिए स्वर यंत्रों का प्रयोग किया जाए। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारे बच्चे जो गलत बोलते हैं उसको वो सही बोलना शुरू कर देंगे। यदि कोई बालक प्राकृतिक कारणों से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, मतलब जन्मजात होती है वो बातें, हक लगा बोलना, जो प्राकृतिक त्रुटि है उसका शुरू से ही है, प्राकृतिक कारण है, तो आप क्या करेंगे कि उनके अभिभावक से मिलकर, उनके पेरेंट्स से मिलकर
उनको उचित डॉक्टर के यहाँ जाने की सलाह देंगे ताकि उनके बच्चे सही से बोल सकें। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि बच्चे मनोवैज्ञानिक कारण से साइकोलॉजिकल रूप से गलत बोल देते हैं। जैसे कोई शब्द बिल्कुल शुद्ध है, उसको वो मनोवैज्ञानिक कारण से अशुद्ध बोलने लगते हैं। जानते हैं अगर आप उनको लिखने के लिए बोलेंगे तो सही लिखेंगे वो, लेकिन जब बोलने की बात होती है तो वो अशुद्ध बोल देते हैं। तो उसका भी निराकरण करना आपका काम है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चे हकला कर बोलते हैं, तुतला कर बोलते हैं, अटक अटक कर बोलते हैं, तो उसमें उनके मित्र मंडली के जो बच्चे होते हैं, साथ में पढ़ने वाले सहपाठी होते हैं, बैचमेट होते हैं, वो उनको चिढ़ाने लगते हैं। जब चिढ़ाने लगते हैं तो होता क्या है कि जो बच्चे पहले से हकला रहे हैं वो तो प्राकृतिक कारण से हकला रहे हैं, तुतला कर बोल रहे हैं, लेकिन जो आपके सही बच्चे हैं जो सही से बोल सकते हैं वो भी उनको चिढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि गलत शब्द का प्रयोग करने लगते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी आदत में बदल जाती है, और जब वो बड़े होते हैं तो बस वही चीज़ बोलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ जानते हुए वो गलत बोलना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे जो होते हैं संकोची स्वभाव के होते हैं। अगर आपको कुछ बोलने के लिए बोलेंगे तो खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अंदर में वो सही सोच रहे हैं हमको ये बोलना है, लेकिन बोलते बोलते क्या होता है कि वो गलत बोलना शुरू कर देते हैं, बोल नहीं पाते, बिल्कुल संकोच हेजिटेट होते हैं। तो उनका हेजिटेशन खत्म करना आपका काम है, मेरा काम है। तो बच्चे सही से बोलना शुरू कर देंगे। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जब किसी क्लास में बच्चे आते हैं, नए बच्चे आते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि क्लास के जो बच्चे हैं बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत तेज हैं, और मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ, मैं बहुत ही पुअर स्टूडेंट हूँ। तो ये हीन भावना जो उनके मन में होती है वो अलग करना है। ये सब ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं वो बच्चे को आगे उनके लैंग्वेज में प्रॉब्लम खड़ा करती है, वो सही से बोल नहीं पाते हैं। अगर हम इसका ध्यान अगर अभी रखते हैं तो बच्चे सही से उच्चारण कर सकेंगे, सही से बोल सकेंगे। उसके बाद आप ध्यान देंगे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ संकोची स्वभाव के होते हैं, कुछ तेज दिमाग के होते हैं, कुछ बोलने में बहुत तेज होते हैं, कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। तो आपका क्या काम है कि जो बच्चे बिल्कुल संकोची स्वभाव के हैं, जो बोलना नहीं चाहते हैं, बोलने से हिचकते हैं, क्लास में सवाल का जवाब देने से अगर जानते हुए भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आप उस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर देंगे, तो उस बच्चे का हेजिटेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद भाषा में सरलता और मधुरता होनी चाहिए। अगर आप सही से बोलेंगे, सही उच्चारण करेंगे, आपकी बातों में मिठास होगी, तो आपके कक्षा के बच्चे भी मिठास में ही बात करेंगे, उनकी वाणी में भी मधुरता आएगी। लेकिन अगर आप डांट के फटकार के बात करते हैं तो आपकी बात बच्चे वही सीखेंगे जो आप बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बच्चे भी सीखेंगे, वही बोलना शुरू कर देंगे। आपका अनुकरण करेंगे वो, क्योंकि बच्चे अनुकरण कर बहुत तेजी में करते हैं, जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा बच्चा तुरंत सीख जाता है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्रोध में बात नहीं करनी होगी। आप बिल्कुल मधुर वाणी में बात करेंगे तो आपके क्लास के बच्चे भी बहुत मधुर वाणी में बात करेंगे, उनकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। उसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ बिहार की बात करें अगर, तो यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं। यहाँ लोग भोजपुरी भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं, अंगिका भी बोलते हैं, बज्जिका भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पे बिहार के किसी किसी जिला में संथाली भाषा का भी प्रयोग किया जाता है, बहुत कम मात्रा में। तो होता क्या है, अगर बच्चे आपकी क्लास में हैं तो आप ये प्रयास कीजिए कि उस बच्चे में किसी जिले का टर्न ना आ जाए। मतलब अगर वो हिंदी बोल रहा है तो उसके बोलने से ये ना पता चले कि ये बच्चा बिहार के किस जिला से है, मगध क्षेत्र से है कि मिथिला क्षेत्र से है कि भोजपुर क्षेत्र से है कि अंगिका के क्षेत्र से है कि बज्जिका के क्षेत्र से है। बिल्कुल हिंदी का मतलब हिंदी में बात तो सही उच्चारण होगा। ये ध्यान हमें शिक्षक होने के नाते हम लोग को देना है। उसके बाद अब हम देखते हैं मौखिक भाव प्रकाशन के अन्य साधन। इस सब के अलावे अभी मैंने जिस पर चर्चा किया कि कक्षा कक्ष में मौखिक भाव प्रकाशन के समय ध्यान देने योग्य बातें, तो ध्यान देने योग्य बातें ये हमारे लिए थी,
शिक्षकों के लिए, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए नहीं। क्योंकि जितनी भी त्रुटियां बच्चों में होती हैं उसका निराकरण मुझे करना है। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे हम लोग मौखिक भाव प्रकाशन के अन्य साधन। तो पहला साधन है कहानी कथन। कहानी कथन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे कहानी में बहुत रुचि लेते हैं, कहानी सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका क्लास नीरस टाइप का लगे, बिल्कुल नीरस, बच्चे उड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों में ये प्रवृत्तियाँ होती हैं। अगर आप लगातार उसको पढ़ाते चलेंगे तो वो अपने आप को थोड़ा सा बोर फील करेंगे। तो उनको दूर करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कहानी कथन का प्रयोग करेंगे। कहानी कथन एक रोचक कहानी जो बच्चे के भविष्य के लिए अच्छा हो, उस कहानी का प्रयोग करेंगे। उस कहानी में क्या होता है, आप बच्चे को पूरी कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनाने के क्रम में आप अपने उच्चारण को बिल्कुल सही सही बोलेंगे। अब कहानी को 5 या 7 मिनट की कहानी होती है, तो आप बच्चे को सही शब्द का प्रयोग करते हुए कहानी सुनाएंगे, सही उच्चारण करते हुए कहानी सुनाएंगे। उसके बाद जब आपकी कहानी खत्म हो जाएगी तो अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन जब भी मौका मिले तो आपको जब ये लगे कि क्लास का ये बच्चा, पर्टिकुलर कोई बच्चा जो आपको ये लगता है कि संकोची है, समझ में इसको नहीं आया होगा या बोल नहीं सकता है, आप उसको खड़े कर दें। जब वो बच्चा खड़ा होगा तो आप अपनी बोली हुई कहानी सुनाने के लिए बोलिए। तो आप ये देखेंगे कि जो बच्चे पहले से नहीं बोल रहे थे वो आपकी सुनाई गई कहानी को दोबारा जब वो बोलेगा तो कुछ स्पष्ट शब्दों में बोलेगा, अच्छे शब्दों में बोलेगा, सही उच्चारण करेगा। उसके बाद सत्संग। सत्संग में क्या होता है कि अच्छी बातें होती हैं, धार्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बच्चे को सिर्फ किताब की बातें बताएं, जो किताब में लिखी हुई बातें हैं, चैप्टर में लिखी हुई बातें वही समझाना है। उनको कुछ अध्यात्म की बातें बताइए ताकि बच्चा अपने बारे में भी समझे, आपके बारे में भी समझे, शिष्टाचार को समझे, अपने पेरेंट्स को समझे, भगवान को समझे। तो इस पर भी उसको कुछ बोलने का मौका दिया जाए। उससे पहले सत्संग में उसको थोड़ा सा बैठने का मौका दिया जाए ताकि वो अच्छी अच्छी बातें सुन सके। जब वो सुनेगा तो खुद ब खुद बोलेगा। उसके बाद संवाद पाठ। संवाद पाठ में क्या होता है कि जैसे मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, सभी लोग नॉर्मल बात कर साधारणतः जैसे लोग बात करते हैं उसी तरह सब लोग बात कर रहे हैं। संवाद पाठ में क्या होता है, किसी कैरेक्टर की बात बोलने के लिए कहिए, किसी फिल्म का डायलॉग। आपको ये देखना है कि बच्चे सही से बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। बोल वही सकता है जो अच्छी तरह से सुन सकता है। अगर बच्चा सही से बोल लेता है, सही से सुन लेता है तो वो आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से बोल भी सकता है। आप किसी एक्टर का डायलॉग बोलने के लिए बोलिए तो इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो संकोच होता है वो अपने आप खत्म होने लगता है। अब अगर बहुत सारे अभिनेता के डायलॉग बोलेंगे तो धीरे धीरे उनका हेटेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। उसके बाद वाद विवाद, डिबेट। अब प्राय बचपन के क्लास से लेकर मतलब उच्च शिक्षण जो होता है उस क्लास तक डिबेट कराया जाता है। आप देखते हुए डिबेट समझ रहे होंगे, वाद विवाद कोई टॉपिक होता है, उस पर वाद विवाद किया जाता है। जैसे विमेन शुड बी एजुकेटेड और नॉट, इस पर चर्चा, ये वाद विवाद हो सकता है। इसमें महिला को शिक्षित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, 2 समूह होते हैं। अब किसी का कहना ये होता है कि महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, दूसरे ग्रुप का कहना ये होता है कि महिलाओं को शिक्षित नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि लॉजिक होता है कि महिलाओं को शिक्षित क्यों नहीं होना चाहिए, दूसरा लॉजिक होता है कि महिलाओं को शिक्षित क्यों होना चाहिए। अब इस पर जो चर्चा होती है तो बच्चे इसमें तर्क वितर्क में भाग लेते हैं और उनमें तर्क की शक्ति जग जाती है। जब बच्चे में तर्क की शक्ति जगती है उनका हेटेशन अनायास खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो लॉजिकल पावर उनका बढ़ेगा तो उनका हेटेशन स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चित्रमाला की। चित्रमाला अब आप लोग जानते होंगे कि बहुत बड़े बड़े चित्रकार होते हैं जो चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ बोल जाते हैं। इतना कुछ बोल जाते हैं कि वो बातें मोटी मोटी ग्रंथ में भी क्लियर नहीं हो सकता, स्पष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन वो चित्र के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। तो करना क्या है, आपको एक चित्र बनाना है, कोई भी चित्र जिसमें कोई कहानी छुपी हो तो 4-5 मिनट की, वो चित्र बनाकर बच्चे को एक्सप्लेन करने के लिए बोलना, क्योंकि वो कोई कहानी नहीं है,
उस चित्र को आपने गढ़ा है, आपके चित्र के हिसाब से बच्चे उसको चित्र को देखकर कहानी बनाएंगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, अलग अलग क्लास के जो अलग अलग बच्चे हैं, वो उस कहानी, उस चित्र को देखकर अपने मन में एक कहानी बनाएंगे। जो ही अपने मन में कहानी बनाना शुरू करेंगे तो उनका उच्चारण, उनका बोलने का तरीका, उनके बोलने की गति बिल्कुल सही हो जाएगी। उसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे लिखित भाषा का कक्षा में प्रयोग। अभी तक हम लोग इंपोर्टेंस ऑफ ओरल लैंग्वेज देख रहे थे, मौखिक भाषा का क्या महत्व है, मौखिक भाषा होता क्या है, इसको हम लोग डेवलप कैसे कर सकते हैं, हम उसमें शिक्षकों का क्या योगदान है इसके भाव प्रकाशन में, उसको देख रहे थे। उसके बाद बहुत सारे साधन हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे लिखित भाषा का कक्षा में प्रयोग क्यों होता है, कैसे होता है और इसका क्या इंपोर्टेंस है। तो इसकी चर्चा हम लोग फिर अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।